तालाबंदी से बड़ा भारत बंद क्या हो सकता है, जिसने करोड़ों लोगों की नौकरियां छीन ली और जीडीपी को माइनस में पहुंचा दिया। कोरोना की लड़ाई भी हाथ से निकल गई और 6 महीने में 92,000 से अधिक लोग मारे गए। को मोटी मोटी बात बता दें। अच्छा, बहुत फैक्ट्री बताएंगे कितनी तो लगी 15 साल में? मैं मोटी मोटी बात पूछता हूँ, आंकड़े तो आप बहुत बता दोगे। जी वो भी कितनी फैक्ट्री लगी सर? अच्छा फैक्ट्री बताइए ना, कितनी फैक्ट्री लगी बिहार में? सर बिहार में नहीं मैं फैक्ट्री भी बता रहा हूँ, बताइए ना। जैसे 5-6 में 520 करोड़ का पीडब्ल्यूडी का बजट था, जो बढ़कर आज छोड़िए 15 साल का, उसका मैं कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगाने लगूंगा, उसमें फिर फंस जाएंगे आप ये बताइए ना कितनी फैक्ट्री? 835 के। अरे भाई आप तो इकोनॉमिस्ट भी हो जाते हैं। अब अरे इकोनॉमिस्ट हूँ भाई, इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है, वही बात करेंगे, ठीक ठाक जगह से किया है। जी पता है मुझे चौधरी साहब, आप तो वेस्टर्न यूपी के आदमी हैं, हम लोग गांव देहात के हम हैं। आपका अरे वाह, संतरा नंगा हो गया। किसान संगठनों ने आज यानी 25 सितंबर को भारत बंद किया था। इस भारत बंद में कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों के नेता शामिल थे। अंदाजा होता है कि नए कानून को बनाने से पहले देश के कृषि मंत्रियों, किसान संगठनों और बाजार समितियों से कितनी ही सलाह ली गई होगी। जो काम किसानों के बीच से लेकर संसद के बीच होना चाहिए था, उसे अध्यादेश के जरिए लाया जाता है। पहला सवाल तो यही है कि क्या संसद में कृषि संबंधित इस तरह के कानून पास हो सकते हैं? यह बिल राज्यों से भी कई अधिकार लेता है कि वह एपीएमसी से बाहर की मंडियों से टैक्स नहीं ले सकता। परंपरा तो यही है कि एक भी सदस्य चाहे तो मतदान की मांग कर सकता है, मगर राज्यसभा में मतदान नहीं हुआ। क्या संसद को इन मुद्दे पर कानून पास करने का अधिकार था? संविधान की मर्यादाओं का पालन किए बगैर किसानों की आजादी की बात हो रही है। किसान ही नहीं, सभी को यह बात समझनी चाहिए कि संवैधानिक मर्यादाओं के बगैर आजादी का कोई मतलब नहीं होता है। ये वही आजादी है जो तालाबंदी में मिली थी, अपने घर यानी अपनी हदों में रहने की आजादी, जिसका कोई मतलब नहीं। सांस लेना ही जिंदगी नहीं होती। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस भारत बंद को पंजाब हरियाणा का बंद बताया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ओडिशा के जाजपुर में 22 सितंबर को प्रदर्शन हुआ। इसी दिन बेंगलुरु में कर्नाटक रैयत संघ ने रैली निकाली। 14 सितंबर को भुवनेश्वर में किसान संगठनों का प्रदर्शन हुआ। इसी दिन तेलंगाना में किसान सड़कों पर उतरे। ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा के वाइस प्रेसिडेंट बी चंपत राव ने कहा था कि यह ऑर्डिनेंस किसानों को बर्बाद कर देगा। 9 अगस्त और 5 सितंबर को अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में महाराष्ट्र के 25 जिलों में इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। इस दिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी प्रदर्शन हुआ। आंध्र प्रदेश के 400 गांव और तेलंगाना के 250 गांवों में यह प्रदर्शन हुआ। 20 से 27 जुलाई के बीच पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में प्रदर्शन हुए। 10 जून को तमिलनाडु फार्मर्स एसोसिएशन ने वेल्लोर और रानीपेट में प्रदर्शन किया। किसानों ने इस बिल को जलाने की कोशिश की। 50 किसान गिरफ्तार किए गए। इन किसान संगठनों के साथ उनकी आशंकाओं पर बात की जा सकती थी, लेकिन कानून पास कर दिया गया। पास होने के बाद अखबारों में झूठ और सच के कॉलम का विज्ञापन छपता है, जबकि इस तरह के विज्ञापन अध्यादेश जारी होने से पहले छप सकते थे। ठीक ऐसा ही दावा 14 अप्रैल 2016 को किया गया, जब देश की मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ने का ऐलान हुआ था। 4 साल बाद हम इंटरनेट से मंडियों को जोड़ नहीं सके। वह प्रोजेक्ट क्यों फेल हुआ? सरकार ने मंडियों के विकास में कितने पैसे डाले? कितनी नई मंडियां बनाई गई? इन सब सवालों के जवाब भी कानून पास होने के बाद अखबारों में छपे विज्ञापनों में होते तो किसानों की आशंकाएं कुछ कम हो जाती। बिहार में 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पहला फेज, पहला चरण 28 अक्टूबर, दूसरा चरण 3 नवंबर, 7 नवंबर को अंतिम चरण और 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। और यह कोरोना काल में, इस संकट संक्रमण काल में
पहला चुनाव होगा। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बिहार में कौन जीत रहा है और बिहार का मुद्दा क्या है? सुशासन या सुशांत? सुशांत पर लगातार राजनीति चल रही है। गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी का पद छोड़कर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पद छोड़कर अब डायरेक्टर जनरल ऑफ पॉलिटिक्स भी हो गए हैं। किस पार्टी में जाते हैं 2-4 दिन में साफ हो जाएगा। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव का ऐलान होता है, नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। अभी तक गायब थे, अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं हो गई, कोरोना, प्रवासी मजदूरों की बातें, बाढ़, सुशांत सिंह राजपूत, नीतीश कुमार खुद सामने नहीं आ रहे थे। आज पहली बार आए हैं। कोरोना हो, बाढ़ हो और दिक्कतें, प्रवासी मजदूरों की परेशानियां हो, तब सामने नहीं आएंगे, तब दबाव नहीं होता। चुनाव आ गए तो ताल ठोकने आ गए। आज अब सरकार विज्ञापन छपवा कर कह रही है कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन कोई किसान मेरी तरह रिसर्च करेगा और उसे 12 नवंबर 2019 का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान मिल जाए, जिसमें वो साफ साफ कह रही हैं कि एपीएमसी मंडियों को समाप्त कर देना चाहिए, तो किसान किस किस पर भरोसा करेगा? आप बताइए, पूछिए कितनी मंडियां बनी, सरकार मंडियों के विकास पर कितना खर्च कर रही है। इसे समझने के लिए 2018 और 2019 के बजट में जाकर देखिए। बजट में एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए राशि दी जाती है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बीज खरीदने से लेकर फसल बेचने तक वो सब क्रियाएं शामिल हैं जो फसल को खेतों से उपभोक्ता तक पहुंचाती हैं। इसमें मंडियों की व्यवस्था, स्टोरेज, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट आदि आदि सब शामिल हैं। बजट कितना है देखिए। 2018 के बजट में एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए 1050 करोड़ का ही प्रावधान किया गया था। वो भी संशोधित बजट में 500 करोड़ हो गया और आखिर में मिला 458 करोड़। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए 2019 के बजट में 600 करोड़ का प्रावधान किया गया, यानी पहले से 400 करोड़ कम। संशोधित बजट में यह राशि घटाकर 331 करोड़ कर दी गई, यहां भी 50% कम हो गई। अब आप समझें कि कृषि उपज की बिक्री की व्यवस्था का बजट कितना कम होता है, और वो भी घट जाता है। जहां मंडियां हैं वहां पर राज्य सरकार तरह तरह के टैक्स लेती हैं, इस दावे के साथ कि मंडियों के विकास पर खर्च करेंगे। अब नया कानून समझिए, मंडी के सामने, सरकारी मंडी के सामने प्राइवेट सेक्टर की मंडी खुलेगी। एक में टैक्स लगेगा, एक में नहीं लगेगा। पहला सवाल तो यही है कि इसमें टैक्स क्यों नहीं लगेगा, यह किसके फायदे के लिए किया जा रहा है? उससे दो तरह की मंडी हो जाएगी आमने सामने, एक में टैक्स होगा, एक में टैक्स नहीं होगा। जाहिर है जिसमें टैक्स होगा वो मंडी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक वैसे जैसे सरकार के बजट में एग्रीकल्चर मार्केट के विकास का पैसा चुपचाप आधा हो गया। मंडियां खत्म हो जाएंगी, किसान अपना माल बेच नहीं पाएगा। जब घर से केवल 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको बाहर मंडियों की जानकारी होती है, बाकी 90% 95% लोगों से आधे रेट में ही खरीदा जाएगा, और जब उनकी लागत में नहीं मिल पाएगी तो उनके पास आत्महत्या करने के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं बचेगा। विदाउट टैक्स और जो दूसरी मंडी बनाने का काम सरकार कर रही है, वही सरकार की मंशा पे हमें बहुत ही बड़ा डाउट है, और डाउट नहीं सच्चाई है। वो जो प्राइवेट मंडी, जो दूसरी मंडी बनाएगी वहाँ टैक्स नहीं पड़ेगा। जब टैक्स नहीं पड़ेगी तो जाहिर सी बात है जहाँ टैक्स मंडी पड़ रहा है जिस मंडी में, वो मंडी खत्म हो जाएगी। जो सरकार कह रही है कि टैक्स की बात, टैक्स तक मंडी तक पहुँच कहाँ पाएगा किसान? जो इन्होंने एक अध्यादेश लाया है कि कोई भी कहीं भी किसी की फसल खरीद के स्टोरेज कर सकता है। आए दिन एक बड़ी कंपनी के मालिक की तस्वीर प्रधानमंत्री के साथ छपती रहती है। क्या उस कंपनी के साथ विवाद होने पर कलेक्टर किसान का साथ देगा? अभी तो किसानों की खबरें अखबारों के जिला संस्करण में छप भी जा रही हैं, जल्दी ही बंद हो जाएंगी। वैसे जरूरी है कि कानून में विवाद के निपटारे के बारे में जो लिखा है, किसान उसे पढ़ लें और याद कर लें। किसानों को नारे लगाने से ज्यादा इन धाराओं को याद कर लेना चाहिए। इसके लिए एक सुलह बोर्ड की कल्पना पेश की गई है, जिसमें किसान और कंपनी के प्रतिनिधि होंगे। सीधा कोर्ट में जाने से पहले इस सुलह बोर्ड में मामला जाएगा, जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता होगा। 30 दिनों में समझौता नहीं हुआ तो फिर उपखंड मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम के पास जाना होगा। एसडीएम का आदेश सिविल कोर्ट के आदेश जैसा मान्य होगा। इसके बाद अपील करने के लिए कलेक्टर
या उसके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी के पास जाना होगा और उसे भी 30 दिन का समय दिया जाएगा। उसका भी आदेश सिविल कोर्ट के आदेश के बराबर मान्य होगा। कमाल है, किसान और कंपनी के बीच करार का मामला सीधे कोर्ट में ना जाए, इसका बेहतर इंतजाम किया गया है। आप खुद सोचिए, एसडीएम और कलेक्टर राजनीतिक दबाव में काम करेंगे या किसानों के दबाव में? जो कलेक्टर अवैध रूप से एक डॉक्टर कफील खान पर रासुका लगा सकता है, वो कलेक्टर किसानों को कंपनी के सामने इंसाफ दिलाएगा, इस बात पर 2 की जगह 20 रोटी खा लीजिए, ताकि हंसते हुए पेट में हल्का दर्द हो। दर्द होने से पता चलेगा कि किसानों को हंसी भी आ रही है। काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। सेल्फी लेता था वो, कहां गया उसे ढूंढो। तो 2 करोड़ रोजगार देता था वो, कहां गया तो वो? एक आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।